Vande Mataram. She was a phantom of delight पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ था और सन 1850 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। 1843 में इनको पोइट लॉरियट बनाया गया था। 1798 में एस.टी. कोलरिज के कोलैबोरेशन में इन्होंने लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन पब्लिश करवाया था। ये पोएम शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट जो 1807 में पब्लिश हुई थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ मैरी हचिनसन के लिए लिखी थी। पोएम में टोटल 30 लाइन्स हैं जो 3 इक्वल स्टेंजाज में डिवाइडेड है। हर स्टेंजा में 5 आयम्बिक टेट्रामीटर के कपलेट्स काम में लिए गए हैं। पोएम के 3 स्टेंजाज पोइट की लाइफ के 3 डिफरेंट फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम क्लोजली देखें तो पोएम के जो पहले 2 स्टेंजाज हैं वो पास्ट टेंस में लिखे गए हैं और जो लास्ट स्टेंजा है वह प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। पोएम के 3 स्टेंजाज जो पोइट की लाइफ के 3 फेजेस रिप्रेजेंट करते हैं वो है द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द पोइट and his beloved, or the time when he first time saw her. अगला स्टेंजा उसकी शादी के तुरंत बाद का जो वक्त था उसको रिप्रेजेंट करता है। आखिरी स्टेंजा जब कुछ वक्त और गुजर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ और वक्त गुजार लेते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, तो उसके बाद उस वक्त को रिप्रेजेंट करता है। पोइम पोइट के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बिलवेड जो कि बाद में उसकी वाइफ हुई के बारे में। हमें ये जानने को मिलता है कि पहली बार जब उसने अपनी बिलवेड को देखा से लेकर शादी के बाद जो वक्त उन्होंने साथ बिताया वहाँ तक पोइट लेडी के बारे में क्या सोचता है, और क्या उसकी सोच में वक्त के साथ बदलाव आया है, और अगर आया है तो कितना। पोइम की अगर फर्स्ट 3 लाइन्स को देखें तो इसमें 2 वर्ड्स काम में लिए गए हैं फर्स्ट और थर्ड लाइन में, फैंटम, एपरीशन। दोनों ही वर्ड्स वो अपनी बिलवेड के लिए काम में लेता है। फैंटम का लिटरल मीनिंग होता है गोस्ट, स्पिरिट,
अपरिसन भी इसका सिनोनिम है। ये दोनों वर्ड इस पोइम में जो लेडी प्रेजेंट की गई है उसको सुपरनेचुरल बनाते हैं, एज इफ शी बिलोंग टू ए डिफरेंट वर्ल्ड, और एज इफ शी वॉज सम हेवनली क्रीचर। लाइन नंबर 2 में जो पोइट ग्लेम्ड वर्ड का यूज करता है, ये वर्ड लेडी की सुपरनेचुरल क्वालिटीज को और एनहांस करता है, एज इफ शी वॉज अ वेरी ब्राइट क्रीचर। साथ ही साथ यह वर्ड ग्लीम्ड पोइट की इनोसेंस दिखाता है। अक्सर ये कहा जाता है पुरुषों के बारे में स्पेशली कि वो लेडीज़ को घूरते हैं। यहाँ पे पोइट ग्लीम्ड वर्ड का यूज करके और ग्लीम्ड अपॉन माई साइट ये फ्रेज का यूज करके साफ कर देता है कि जब पहली बार उसने अपनी बिलवेड को देखा तो उसकी आंखों ने, पोइट की आंखों ने उसका पीछा नहीं किया, उसने उसको नहीं घूरा था, वो अचानक से उसकी आंखों के सामने आ गई थी। सी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट। जैसे रोशनी अचानक से आंखों में गिरती है, ठीक वैसे ही अचानक से जैसे वो उसकी आंखों के सामने आ गई। और जो इफेक्ट था इस फर्स्ट साइट का, वो इफेक्ट सुपरनेचुरल टर्म्स का यूज करते हुए पोइट प्रेजेंट करता है। वो मोमेंट जब पहली बार पोइट ने अपनी बिलवेड को देखा, वो मोमेंट पोइट के लिए इतना स्पेशल और ब्यूटीफुल था। और पोइट बताता है उस ब्यूटीफुल मोमेंट की रियल ब्यूटी, उसका रियल ऑर्नामेंट, उसका डेकोरेशन अगर कोई था, कुछ था, तो वो उसकी बिलवेड थी। उसकी बिलवेड ने, उसकी साइट ने उस मोमेंट को एवरलास्टिंग और ब्यूटीफुल बना दिया। लाइन नंबर 5 में पोइट बताता है कि जब पहली बार उसने अपनी प्रेमिका की आंखों को देखा तो यूं लगा जैसे कि एक सुंदर सी सांझ में तारे उगे हुए हों, चमकदार तारे हों। जैसे गोधूली बेला के वक्त, शाम से ठीक पहले के वक्त जब तारे उगने शुरू होते हैं, उस वक्त जो तारों की चमक होती है वो चमक उसकी आंखों में थी। फिर से एक बार ये जो सिमिली उसने काम में ली है वो उसके अपरिसन और फैंटम लाइक प्रेजेंस को इम्फेसाइज करती है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि उसकी बिलवेड के हेयर इतने डार्क थे, जो डार्कनेस ट्विलाइट में होती है। गोधूली बेला के वक्त जो डार्कनेस होती है, ठीक वही डार्कनेस उसके बालों में है। पर आँखों में डस्क टाइम के स्टार्स की और ट्विलाइट टाइम के स्टार्स की चमक और बालों में ट्विलाइट टाइम के डार्कनेस और डस्क जैसे टिंज के अलावा द रेस्ट ऑफ हर बॉडी, और यू कैन से हर स्किन,
the rest of our physique. वो यूं था जैसे मे टाइम और समर सीज़न आप कह सकते हो, समर सीज़न के टाइम, समर सीज़न की बिगिनिंग कह लो, उस टाइम की भोर हो जैसे, वो भी चीयरफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस। मे टाइम की खुशनुमा भोर की तरह उसकी आंखों और बालों को छोड़कर बाकी सब कुछ था। डस्क और डॉन एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स भी हैं। तो ये वैरायटी, रेंज दिखाते हैं उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में। कहीं डार्कनेस है तो कहीं पे ब्राइटनेस है। ओवरऑल इफ़ेक्ट वो बताता है लास्ट 2 लाइन्स में, फर्स्ट स्टेंजा में, जब वो उसको कहता है शेप, डांसिंग शेप। डांसिंग शेप इसलिए कहता है उसको बिकॉज प्रोबेबली द पोइट कैन नॉट फोकस अपॉन हर। His vision is getting blurred when he is looking at her. उर्दू में एक शेर है कि नज़र उस हुस्न पर ठहरे तो आखिर किस तरह ठहरे, कभी जो फूल बन जाए, कभी रुखसार हो जाए। नज़र ठहर नहीं रही कवि की अपनी प्रेमिका के ऊपर। वो यूं लगता है जैसे डांसिंग शेप है, जैसे हिल रही है वो। तो पोइट का विजन जो है वो ब्लर हो रहा है। पर ओवरऑल उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है, वो है गे इमेज, हैप्पी इमेज। तो उसकी ये हैप्पी इमेज, उसकी ये शेप, उसकी फर्स्ट साइट का फैंटम लाइक इफेक्ट, पोइट बताता है कि उसको हॉन्ट करता है। ही कैन नॉट गेट इट आउट ऑफ हिज मेमोरी। उसकी फर्स्ट साइट ने पोइट को एकदम स्टार्टल कर दिया, एकदम चौंका दिया। और यूं चौंका दिया जैसे कि किसी ने वे लेकर दिया, एज इफ समवन वाज हाइडिंग इन एम्बुश टू ट्रबल हिम। जैसे कोई घात लगा के बैठा था कि कब विलियम वर्ड्सवर्थ इधर से आए और कब उसको चौंकाएं। यूं अचानक से उसको चौंका दिया, उसके सामने आके हक्का बक्का रह गया, भौचक्का रह गया। ये था फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन में एक वर्ड काम में लिया गया है, वुमन। अपनी प्रेमिका के लिए ये वर्ड फर्स्ट स्टेंजा में हम पोइट के द्वारा कहीं भी काम में लिया गया हो ऐसा नहीं देखते। वो उसको एकदम सुपरनेचुरल बीइंग की तरह प्रेजेंट करता है। पर सेकंड स्टेंजा में, फर्स्ट लाइन में वो बताता है कि ये जो इसका व्यू पॉइंट है वो तब का है जब वो और करीब से जान पाया उसको। हाउस होल्ड मोशंस ये सब इंडिकेट करते हैं दैट दे आर मैरिड नाउ एंड लिविंग टुगेदर। तो पोइट कहता है कि जब मैंने उसको और करीब से देखा और करीब से जाना, तब मेरे उसके बारे में क्या विचार थे। पहली बार उसको देखा था पर पोइट जानता नहीं था। तो पहली बार जब उसको देखा
तो कैसे विचार आए वो फर्स्ट स्टेंजा में थे, तो उसके बारे में वो क्या सोचता था वो फर्स्ट स्टेंजा में थे। पर जब और करीब से जान गया, जब साथ रहने लगे, जब उनकी शादी हो गई, तो उसके बाद वो सुपरनेचुरल इफेक्ट जो था अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि एक आदमी जब अपनी बीवी के लिए कार का दरवाज़ा खोले, तो या तो उसकी नई नई शादी हुई है यानी बीवी नहीं है, या उसकी कार नहीं है। तो अभी जब पोइट ने अपनी प्रेमिका को करीब से जानना शुरू किया है, तो वो जो सुपरनेचुरल इफ़ेक्ट था उसका, जो फर्स्ट मीटिंग में क्रिएट हुआ, तो अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। पर चूंकि कुछ और करीब से जान गया है, तो उसका जो वुमनली एस्पेक्ट है वो भी पोइट के सामने कुछ हद तक आया है। और जो वुमनली एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ सेकंड स्टेंजा में कुछ हद तक बताए गए हैं। जैसे कि लाइन नंबर 3 में वो उसके मोशंस की, उसके मूवमेंट की बात करता है कि घरेलू काम करते वक्त उसकी मूवमेंट एकदम लाइट एंड फ्री है, जो उसकी केयर फ्री नेचर को इंडिकेट करता है। नई नई शादी के बाद जो चेहरे पे खुशी के हाव भाव होते हैं, जो मोमेंट्स में ब्रिस्कनेस होती है, स्विफ्टनेस होती है, उस ओर इंडिकेट करता है। ये उसका केयर फ्री नेचर जो है, जो इसमें प्रेजेंट किया गया लाइन नंबर 3 में। वो स्टेप्स यूँ रखती है, पग यूँ धरती है, जैसे कि, और ये जो फ्रेज है इसमें वर्जिन लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ ए वर्जिन, यहाँ पे वर्जिन टर्म रिप्रेजेंट करता है यंग गर्ल को, a girl of a young age who has no responsibility, no cares, no anxieties, उस एज को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड वर्जिन। तो एक छोटी लड़की उसकी तरह पैर रखती है, एक औरत की तरह नहीं, जिस पे जिम्मेदारियां हैं, जिस पे चिंताएं हैं, जो पैर घसीट घसीट के चलती है ना। यहाँ कवि की प्रेमिका जो है, जिससे अभी शादी हुई है, उसकी पत्नी जो है, एकदम छोटी लड़की की तरह केयरफ्री अंदाज में घर के सारे काम करती है, उसी अंदाज में वो पैर रखती है, चलती है। और उसका काउंटिनेंस, उसका फेस, उसका चेहरा, उसको देख के यूँ लगता है जैसे स्वीट मेमोरीज और स्वीट प्रोमिजेज का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे उसके लाइफ में अब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, और वो अच्छी बात है वो याद करती है, स्वीट रिकॉर्ड्स। और जैसे उसके चेहरे का वो खुशनुमा हाव भाव देखने वाले को प्रॉमिस करता है कि मेरे साथ रहो, आराम से रहो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। जैसे स्वीट प्रॉमिस जो है वो स्पेशली जैसे पोइट से अपने हस्बैंड से उसका चेहरा कर रहा है। पर जब नई नई शादी होती है तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ की स्पेशल केयर करता है, उसको अपनी वाइफ स्पेशल क्रीचर लगती है, और उसको ये लगता है कि ये दुनिया की तकलीफ़ें उठाने के लिए नहीं बनी है, मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगा, मैं इसको बहुत अच्छे से रखूँगा। ठीक वही फीलिंग जो है बताई गई है जब पोइट कहता है क्रीचर नॉट टू ब्राइट और गुड फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड।
पोइट को लगता है कि वो एक ऐसी क्रीचर है जिसका ध्यान रखे जाने की, जिसका केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आम इंसान जो अपने दैनिक जीवन में अनुभव करता है, जिन अनुभवों से होकर गुजरता है, शायद मेरी पत्नी उनके लिए नहीं बनी है, शायद वो उनको नहीं झेल पाएगी, शी इज़ नॉट ब्राइट, शी इज़ नॉट स्मार्ट इनफ टू टेकल all those things which are daily experiences of ordinary human beings. तो उतने अच्छे से उनको टैकल नहीं कर पाएगी। डेली ह्यूमन नेचर्स डेली फूड, ये जो फ्रेज काम में लेता है, तो ये ह्यूमन नेचर्स डेली फूड और एक्सपीरियंसेस के लिए जो वर्ड काम में लिया इसने, फूड, what an ordinary human being consumes on the daily basis, उन एक्सपीरियंसेस के लिए उसने ये फूड वर्ड काम में लिया है। तो उन एक्सपीरियंसेस की एक लिस्ट दी है लास्ट 2 लाइन्स में, सेकंड स्टेंजा में। ट्रांजिएंट सोरोज, टेम्परेरी सोरोज, वो दुख जो कुछ टाइम तक रहते हैं फिर भुला दिए जाते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, फिर और भी लाइन में लगे हैं, तो पुराने दुखों को कौन याद रखे। ट्रांजिएंट टेम्परेरी सोरोज, सिंपल वाइल, सिंपल ट्रिक्स, प्रेज, ब्लेम, लव, किसेस, टीयर्स एंड स्माइल्स, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग डेली passes through all of these. पर पोइट की जो वाइफ है उसको ये लगता है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स डेली लाइफ में आते हैं ह्यूमन बीइंग के, मैं प्रोटेक्ट करूँगा अपनी वाइफ को कि ये इतने अप्स एंड डाउन्स वो ना देखे, मैं केयर करूँगा उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें हों, अच्छी बातें हों, वो वाली फीलिंग के साथ ये सेकंड स्टेंजा का जो सेकंड हाफ है वो प्रेजेंट किया गया है। तो सेकंड स्टेंजा में एक चेंज देखा, जो फर्स्ट स्टेंजा में उसने कंप्लीटली सुपरनेचुरल बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया गया था, सेकंड स्टेंजा में आते आते उसका वुमनली एस्पेक्ट्स हमें दिखाई देता है, पर शी इज़ वेरी जेंटल, शी इज़ वेरी सॉफ्ट, शी इज़ वेरी सोबर, वेरी माइल्ड, शी कैन नॉट टेकल द वर्ल्डली थिंग्स, सो द पोइट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट हर, कुछ ऐसा दिखाया गया है उसको। स्टेंजा 3, and now I say with eye serene, और यहाँ पे ये जो वर्ड है सीरीन और सोबर, ये है कूल, डिटेस्ड। अभी तक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो के पोइट बात कर रहा था अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, पर थर्ड स्टेंजा में आके कहता है कि मैं अगर निष्पक्ष होके, इम्पार्शल होके अगर बात करूं, सीरीन आई इम्पार्शलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं अनइमोशनल होके, डिटेच होके, एक ऐसे इंसान के रूप में जो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, रिलेटिव के रूप में बात नहीं कर रहा मैं, एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक जज के रूप में, एक इम्पार्शल जज के रूप में बात कर रहा हूँ। कुछ और वक्त उसके साथ गुजारा मैंने, तो अब इतना सारा वक्त गुजारने के बाद मैं जितना समझ पाया हूँ, वो पोइट कहता है कि बताऊंगा आपको। और थर्ड स्टेंजा में सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है मशीन, तो वो इम्पार्शल होकर एक ऑब्जर्वर के रूप में उसको ह्यूमन बीइंग की के रूप में देखने की बजाय, जैसा कि हम पहले 2 स्टेंजा में भी देख चुके हैं, पहले स्टेंजा में उसने उसको फैंटम कहा, एपरिशन कहा, सेकंड स्टेंजा में उसके लिए क्रीचर वर्ड काम में लिया उसने, तो यहाँ पे ये मशीन वर्ड काम में लेता है। और कैसी मशीन है ये?
ए बीइंग एक ऐसी प्राणी है विच इज़ ब्रीदिंग थॉटफुल ब्रेथ, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसकी सांसों में भी थॉटफुलनेस है, हर एक सांस के साथ इंटेलेक्चुअलिज्म उसके भरा हुआ है। और ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह सी इज़ ऑल्सो डेस्टाइन्ड टू डेथ। सो इन ए वे सी इज़ ए ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ट्रेवलर के रूप में प्रेजेंट की गई है कि वो जीवन की यात्रा कर रही है जो जाके ख़त्म होगी मृत्यु तक, जो मृत्यु पर्यंत चलती रहेगी, और मृत्यु पर जाके जो यात्रा ख़त्म हो जाएगी वो भी उसी रास्ते की यात्री है, मुसाफिर है। अभी तक सेकंड स्टेंजा में जब उसकी वुमनली एस्पेक्ट की बात कर रहा था तो वो उसको उतने जनरल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। पर थर्ड स्टेंजा आते आते अभी तक हमने जो देखा कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कहता है, कि हर एक सांस में उसके इंटेलेक्चुअलिज्म है। ट्रेवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ बताता है कि कैसे वो भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की तरह ही है, उसकी डेस्टिनी भी सेम ही है। तो अब पोइट ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा वक्त उसने साथ में बिताया, और ज़्यादा अच्छे से करीब से वो समझ पाया है। तो जितना करीब से हम एक इंसान को समझते हैं उतना ही ज़्यादा उसके बारे में हमारे व्यूज़ रियलिस्टिक होते जाते हैं, और ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। जो वो कहता है सेकंड स्टेंजा में कि वो नॉट ब्राइट एंड गुड इनफ, अब वो उसको कहता है कि उसके रीजंस जो हैं, उसके तर्क जो हैं वो बड़े फर्म हैं, एक एक बात जो उसकी होती है सॉलिड होती है, दम होता है उसकी बातों में, उसकी विल टेम्परेट है। मूडी नहीं है वो, उसका नेचर उसके कंट्रोल में है, उसमें बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस है। तभी तक कह रहा था सेकंड स्टेंजा में कि वो उसको केयर की ज़रूरत है। डेली ह्यूमन्स फूड, डेली ह्यूमन्स एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, शी इज़ नॉट मेड फॉर ऑल दीज। पर यहाँ पे वो एकदम से उसके विचार बदल जाते हैं, और वो समझ पाता है कि उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा एंड्योरिंग है, काफ़ी ज़्यादा उसके नेचर में एंड्योरेंस है। फोरसाइट, दूरदृष्टि है, आगे का सोच लेती है, और सोच लेती है औरतें। पति ने नया शर्ट डाला, चेहरे पे मुस्कान है, शीशे के सामने बार बार जा रहे हैं, तो दूर तक का देख लेती है और तभी बता देती है कि आज कैसे, आज कहाँ जा रहे हो। और उसके सवालों में ही राज छुपे होते हैं, उसकी दूरदृष्टि की बातें छुपी होती है। पति भी समझ जाता है कि सारा किस तरफ हो रहा है। फोरसाइट है उसमें, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग वुमन है वो, और स्किल है उसमें। जो वुमनली एस्पेक्ट सेकंड स्टेंजा में शुरू हुआ था वो थर्ड स्टेंजा में आके यूं प्रोग्रेस करता है कि पोइट उसे परफेक्ट वुमन कह देता है। कोई कमी है ही नहीं ऐसी औरत है वो। जिसने भी इसको प्लान किया है, जो भी इसका क्रिएटर है, उसकी ये प्लानिंग, उसका ये क्रिएशन नोबल है। जिसने भी इसकी तामीर की है, ये नोबली डिज़ाइंड है। मशीन वर्ड काम में लिया था ना,
तो ये जो मशीन है, ये जो क्रीचर है, इसको जिसने डिज़ाइन किया है, इसका डिज़ाइनर ऐसा है जिसने एक बहुत ही नोबल डिज़ाइन, बहुत ही ग्रेट डिज़ाइन जो है वो बनाई है। और किस लिए बनाई है इस परफेक्ट वुमन को? टू वार्न, टू कंफर्ट एंड कमांड। वार्न, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कंफर्ट जब ज़रूरत हो, लो फील करे तो सुकून प्रदान करना, एंड टू कमांड, ये करना है, वो करना है, क्या क्या करना है वो बताना। तो पोइट की शादी होने के बाद में पोइट को एक गाइड मिल गया, एक कंपेनियन मिल गया, और जितना वक्त वो साथ बिताता है उतना ही ज़्यादा उसको ये लगता है जैसे उसकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती जा रही है। सेकंड स्टेंजा से थर्ड स्टेंजा पे आते ही हमको साफ पता चल जाता है उसकी ये जो एडमिरेशन बढ़ रही है उसके लिए, और जो वुमनली एस्पेक्ट्स इतने ज़्यादा उभर के आ रहे हैं कि वो उसे परफेक्ट वुमन तक कह देता है। तो उसे साफ पता चल रहा है कि पोइट कितना ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है उस पर। क्या नहीं करना, हर एक चीज़ के लिए वॉन भी वही करती है। जब पोइट लो फील करे वो उसको कंफर्ट करती है, उसको कमांड करती है, क्या करना है वो बताती है। पर लास्ट की 2 लाइंस में जहाँ से पोइट ने शुरू किया था, उसको स्पिरिट बता के, उसको फैंटम एपरेशन बता के वहाँ तक वापस आ जाता है और कहता है कि एक परफेक्ट वुमन है, सारी वुमनली गुड क्वालिटीज़ उसके अंदर है, पर तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मैंने फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट साइट में परसीव किए थे, दे आर नॉट लॉस्ट येट। वो चार्म, सुपर नेचुरल चार्म उसके उसमें अभी तक बरकरार है, इट इज़ स्टिल देयर। और उसका सुपर नेचुरल चार्म जो है उसको इतना ब्राइट बना देता है कि उसकी ब्राइटनेस यूँ लगता है एज इफ़ इट इज़ सम एंजेलिक लाइट। हेलो होता है ना, आभा, क्योंकि देवी देवताओं के पीछे वो रोशनी, बिल्कुल उसी अंदाज में वो पोइट परसीव करता है अपनी वाइफ को। तो ये जो पोइम है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 स्टेंजा कुछ यूँ हैं जैसे कि हम इस फेरिस व्हील की, अगर आपने कभी ये झूला झूला इस पे, तो पोइम यूँ शुरू होती है जैसे कि हम ठीक इसके ऊपर वाले झूले पे बैठे हैं, इस झूले के ठीक ऊपर बैठे हैं, और वहाँ से ये पोइम शुरू होती है। एकदम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ज़मीन से एकदम अलग, एकदम ऊपर, एकदम दूर। पर जब सेकंड स्टेंजा आता है तो हम काफ़ी हद तक ज़मीन की तरफ आ जाते हैं, रियलिटी की तरफ आ जाते हैं, और वुमनली एस्पेक्ट्स की वो बात करना शुरू कर देता है, पर पूरी तरीके से नहीं, यानी हम पूरी तरीके से ग्राउंड को टच नहीं करते। पर ये जो मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे की ओर, तब हम एक पाठक के रूप में ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि थर्ड स्टेंजा में पोइट हमें नीचे की तरफ ले आएगा, ग्राउंड की तरफ, रियलिटी की तरफ ले आएगा, एक रियलिस्टिक डेपिक्शन होगा उसकी वाइफ का, और वहाँ पे पोइम ख़त्म होगी, वहाँ पे हम झूले से उतर जाएंगे। पर थर्ड स्टेंजा की 10 लाइनों में 8 लाइनों तक तो यही हो रहा था, और हम यूँ सोच ही रहे थे कि अब इस झूले से हम नीचे उतरने वाले हैं, पर पोइट ने फिर से क्या किया, झूला घुमा दिया और कुछ हद तक हमें वापस ऊपर की ओर ले गया, जब वो उसको फिर से कहता है कि उसके एंजेलिक चार्म्स, स्पिरिट लाइक जो उसमें अट्रैक्शन था, इट इज स्टिल देयर, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जय हिंद, थैंक यू।